नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। आजकल हर व्यक्ति ईएमआई के बोझे के तले जी रहा है। हर व्यक्ति किसी ना किसी तरह की ईएमआई भरता हुआ नजर आ ही जाता है। कोई होम लोन के चक्कर में है, कोई व्हीकल की लोन चुका रहा है, अलग अलग लोन, पर्सनल लोन, प्रोफेशनल लोन, एजुकेशनल लोन, बहुत सारी लोन के कर्जे के तले आजकल हम डूबे हुए हैं और हर व्यक्ति कोई ना कोई ईएमआई तो चुका ही रहा है। ऐसे में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये खबर सुनाती है कि रेपो रेट में फिर एक बार कटौती हुई है, तो हर व्यक्ति को लगता है कि अब हमारा ईएमआई थोड़ा और कम हो जाएगा। जिसे लोन लेनी है उन्हें भी लगता है कि लोन अब शायद और सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि लोन का चक्कर अब तो हर व्यक्ति के लिए बहुत आम हो गया है। ऐसे में रेपो रेट में इस बार जो कमी हुई है, आरबीआई ने आज ही जो खुशखबरी भारत के नागरिकों को दी है कि 0.50% रेपो रेट में कटौती की गई है। और रेपो रेट में कटौती से क्या फायदा होता है? आपकी ईएमआई, लोन कितना सस्ता होता है, ईएमआई कितनी घटती है, ये सारा कैलकुलेशन जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि लोन आखिरकार आम नागरिक के जीवन का अब हिस्सा बन गया है। आज उसी पर बात होगी और एक एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो एक आम आदमी पर क्या फर्क पड़ता है। मेरे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट महावीर धारीवाल जी जुड़े हैं। महावीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत-बहुत आपके स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए। सर, आज फिर एक बार आरबीआई ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती की है, रेपो रेट कम किया है। एक तो सबसे पहले रेपो रेट होता क्या है? आम आदमी को शायद इतना समझ ना भी हो। क्या होता है रेपो रेट और कैसे ये ब्याज दरों पर असर डालता है? जी, बिल्कुल। आज आरबीआई ने जो मॉनेटरी पॉलिसी इश्यू की है, उसमें 0.50 बेसिस पॉइंट्स का रेपो रेट में रिडक्शन किया है। ये इस कैलेंडर ईयर का तीसरी बार का रेपो रेट कट है। इससे पहले 2 बार और 0.25 बेसिस पॉइंट्स का रेपो रेट ऑलरेडी कट कर चुकी है आरबीआई। हुँ, जहाँ तक प्रश्न रेपो रेट के अर्थ का है, बेसिकली रेपो रेट ये वो रेट होती है जिसमें बैंक आरबीआई से मतलब लोन लेती है। इस रेट हुँ, के ऊपर बैंकों को आरबीआई से फंड मिलता है। तो हुँ, बेसिकली ये पैसे से का ही इस्तेमाल करके वो बैंकें आगे अपने बोरोवर्स को लोन देती है। तो जी। जब ये रेपो रेट कम होती है, तो इसका सीधा इम्पैक्ट जो बोरोवर होते हैं, जो अल्टीमेटली लोन लेने वाले होते हैं, उसके ऊपर पड़ता है और उनकी ईएमआई और उनके जो लोन अमाउंट है, उसके ऊपर इसको सीधा इम्पैक्ट पड़ता है ये चीज़ का। हुँ। जी, तो रेपो रेट जब जब घटता है तो आम आदमी को ये उम्मीद जाग जाती है कि हो सकता है ईएमआई के बोझ से थोड़ी-सी उन्हें सहूलियत मिलेगी। ये आरबीआई का रेपो रेट घटाना और साथ ही लोन सस्ते होना और ईएमआई कम होना, ये सारा क्या चक्कर है, क्या मामला है? आम आदमी इसे कैसे समझ सकता है? बिल्कुल सरल भाषा में ये बताइए सर। जी, बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया कि आरबीआई हमेशा मॉनेटरी पॉलिसी जब इश्यू करती है, तो रेपो रेट और बहुत सारे रेट्स भी होते हैं। रेपो रेट के अलावा लाइक सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट, बहुत सारे रेटों को वो कंट्रोल करती है। इस हुँ, रेपो रेट को कंट्रोल करते समय वो बहुत सारे वस्तुओं का वो ध्यान रखते हैं आरबीआई, जिसमें महँगाई दर हो गई, जीडीपी ग्रोथ हो गई, आम आदमी के हाथ में जो खर्च करने की क्षमता होती है, उन सब चीज़ों को भी वो ध्यान रखा जाता है। हुँ, जब आरबीआई रेपो रेट को कम करती है, तो इसका मतलब आरबीआई ये चाह रही है कि लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा बचे। जब लोगों के हुँ, हाथ में पैसा ज़्यादा बचेगा, तो उनका कंज़म्पशन का पावर बढ़ता है। वो ज़्यादा जी, पैसा खर्च कर सकते हैं। जब रेपो रेट कम की जाती है आरबीआई की, तो आरबीआई जब बैंकों को जब रेपो रेट कम करती है, तो बैंकें भी अपने ये जो बेनिफिट होते हैं रेपो रेट का, वो आगे बोरोवर्स को पास ऑन करते हैं। हुँ, तो उसका सीधा-सीधा जो लिंक है, वो सीधा-सीधा बोरोवर के ऊपर पड़ता है। जब एक आम आदमी लोन लेने के लिए जाता है, तो वो सीधा यही पूछता है कि मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार बात करें, होम लोन लेने जाता है, तो वो पूछता है कि मेरा हुँ, होम लोन का रेट क्या है? जी, जो होम लोन का रेट अ, जो रेपो रेट घट जाता है, तो उसका होम लोन के ऊपर सीधा प्रभाव होता है, उसका वो ईएमआई उतने अमाउंट से वो कम हो जाता है। हुँ, इसी बात को अगर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर समझने का प्रयास करें, कि अगर आरबीआई ने रेपो रेट अगर आज जो घटाया है, आज 5.5% कर दिया है। अगर ये हुँ, रेपो रेट जो पहले 6% था, इस 50 बेसिस पॉइंट के ऊपर अगर 20 लाख रुपए के लोन की अगर कैलकुलेशन रखते हैं, तो लगभग उसका मंथली रूप से ₹617 का हर महीने की ईएमआई कम होती है। तो एक उदाहरण के अच्छा, तौर पे जैसा पता चला है कि भई ₹617 हर महीने अगर किसी व्यक्ति की आय में बचत होती है, तो हुँ, सीधा-सीधा इसका इम्पैक्ट उसके कंज़म्पशन के ऊपर पड़ेगा। हुँ, हुँ। जी, तो सीधा-सीधा ये असर होता है कि रेपो रेट घटने से ईएमआई पर ये फ़र्क पड़ता है। सर, क्या लोन भी सस्ते होंगे? देखिए, लोन सस्ता होना अगेन ये बैंक की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है।
हालाँकि हुँ, बहुत सारे लोन अभी बैंकें जो हैं रेपो रेट से लिंक देती है। तो जो ऑलरेडी बोरोवर हैं, जिनका लोन ऑलरेडी रेपो रेट से लिंक है, तो उन्हें हुँ, निश्चित रूप से इस रेपो रेट की जो ये अभी घटोतरी हुई है, उसका सीधा फ़ायदा उनको मिलेगा। हुँ, बट जहाँ तक प्रश्न लोन के नए लोन लेने का है, तो उसको इस माध्यम से सीधा नहीं बोला जा सकता है कि जो 50 बेसिस पॉइंट आरबीआई ने कम किया है, तो सीधे ही उसका जो नया होम लोन का रेट है या फिर जो भी नया लोन लेगा, वो कम हो ही जाएगा। ये आवश्यक हुँ, नहीं है। हुँ, बैंकें जब कोई भी लोन देती है, तो उसमें 2 इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जब लोन देती है। एक तो होता है रेपो रेट, दैट इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग बेंचमार्क, जो जी, आरबीआई से निर्धारित होता है। बट उसके हुँ, साथ-साथ कुछ स्प्रेड भी होता है, जो बैंक अपने उसके ऊपर ऐड करती है। तो हुँ, हमें जब लोन लेते वक़्त हमें ये देखना है कि उस स्प्रेड में कुछ कटौती हुई है या नहीं हुई है। अगर हुँ, स्प्रेड में कुछ कटौती हुई है या फिर वो स्प्रेड भी स्टेबल है, तो हमारे को हुँ, रेपो रेट का बेनिफिट मिल जाएगा। बट कई हुँ, बार बैंकें क्या करती है कि जैसे आपको बताया कि 6% का अगर 5.5% होम लोन का रेट होता है, हुँ, तो इफेक्टिवली जैसे 8% का अगर मेरा होम लोन चल रहा है, तो मेरा 7.5 हो जाना चाहिए। हुँ, बट हुँ, हुँ, बैंक बहुत सारी बैंक क्या करती है, उस 50 पैसे का बेनिफिट को स्प्रेड बढ़ा के उसका जो बेनिफिट पास ऑन कर नहीं पा रही है। तो नए हुँ, लोन हुँ, वालों को हो सकता है कि उसका इतना बेनिफिट पास ऑन होगा या नहीं होगा, ये तो भविष्य बताएगा। बट हाँ, हुँ, एक्जिस्टिंग होम लोन या फिर एक्जिस्टिंग लोन लेने वाले जो हुँ। भी बंदे हैं, उन सबको इसका बेनिफिट ज़रूर से होगा। जी, तो ये समझने वाली बात है और ये आम आदमी को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आता है। सर, एक बात ये भी लोगों की सामने आती है कि हम लोन तो भर रहे हैं और आरबीआई का रेपो रेट भी तीसरी बार लगातार घटा है, लेकिन उनकी ईएमआई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या बैंक की और भी कोई पॉलिसी होती है जब लोन लेते हैं? क्या इनकम फिक्स इंटरेस्ट रेट पर लोन ली होती है तो ईएमआई में फ़र्क नहीं पड़ता है? ईएमआई में फ़र्क रेपो रेट घटने के बाद भी नहीं पड़ता है, उसकी वजह क्या होती है? जी, बिल्कुल सही बोला आपने मयूरिका जी। जब कोई भी बैंक लोन देती है, तो उसमें हुँ, लोन के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है, उसका बेंचमार्क क्या है, उसके ऊपर ही निर्धारित होता है कि उसका लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी या नहीं होगी। हुँ, अभी जो हुँ। आरबीआई ने कम किया, वो रेपो रेट कम किया है। जी। 2019 से पहले ये जो रेपो रेट से लिंक लोन नहीं होते थे, उस समय ये एमसीएलआर के ऊपर लोन होते थे। तो हुँ, जब बैंक रेपो रेट कम करता है, तो उसका एमसीएलआर से डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो हुँ, हमने कई बार ऐसा देखा है कि जब रेपो रेट कम भी हो जाती है, तो भी लोगों की ईएमआई कम नहीं होती। उसका सीधा कारण हुँ, ये है कि उनके जो होम लोन या फिर कोई भी जो लोन चल रही है, उनके जो हुँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो रेपो रेट से लिंक नहीं है। तो अच्छा। बहुत सारे बैंक ऐसे हैं, जो अपने अलग ही बेंचमार्क यूज़ करते हैं, जिसमें पुराने बेंचमार्क में जैसे एमसीएलआर हो गया, बेस रेट हुँ, हो गया। इवन बहुत सारी बैंक इसके अलावा भी एक्सटर्नल बेंचमार्क यूज़ करती है। तो हुँ। हमें ये देखना है कि हमारा अगर कोई लोन चल रहा है, तो वो लोन रेपो रेट से लिंक है या नहीं है? अगर रेपो रेट से ओके। लिंक है, तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा मिलेगा। बट हुँ, अगर हमारा लोन अगर रेपो रेट से लिंक नहीं है, तो हुँ। बहुत संभावना कम है कि उसका सीधा फ़ायदा कस्टमर की ईएमआई के ऊपर पड़े। एक और जी, बात तो आपने की कि बहुत सारे लोन ऐसे भी होते हैं जो फिक्स रेट के ऊपर है। आज के जी। समय में अगर हम ऑटो लोन लेने जाते हैं, तो उसका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। वो हुँ, किसी हुँ, भी हुँ। बेंचमार्क से मतलब लिंक नहीं होता है। तो उस जी। संदर्भ में भी ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि वो रेपो रेट भले कम हो गया है, आरबीआई ने 50 पैसा हुँ, कम किया है, 50 हुँ। बेसिस पॉइंट का जो स्प्रेड का कटौती की है, बट उसका बेनिफिट जो ऐसे लोन जिसका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इश्यू किया गया, उसके ऊपर कोई भी हुँ। प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी, तो वो रेपो रेट बढ़ता है तब भी शायद फ़र्क नहीं पड़ता है और जब रेपो जी, रेट घटता है तब भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बहुत सारे लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि लगातार रेपो रेट घट रहा है लेकिन हमारी ईएमआई तो उतनी ही आ रही है, तो ये जवाब उनके लिए है। चलिए कुछ और सवाल ज़रूर मेरे मन में आ रहे हैं कि 20 साल की लोन होती है और अगर 20 लाख की कोई 20 लाख की लोन ली है और 20 साल के लिए उन्हें भरना है। ये जो रेपो रेट में कमी आई है, तो क्या उनका ईएमआई कितना घट सकता है? कोई अ, कैलकुलेशन बता पाएँगे सर? जी, बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि एक 20 लाख रुपए का उदाहरण के तौर पे बताया कि एक बोरोवर ने अगर 20 लाख रुपए की लोन ली है और हुँ, उसको 20 साल की ईएमआई में उसको पे करना है, मंथली ईएमआई हुँ। में। तो अगर जी। सामान्य रूप से अगर उसकी ईएमआई की बात की जाए, अगर पुराना अगर रेपो रेट हुँ, जो 6% था उसके ऊपर अगर होम लोन का रेट में अगर मैं उदाहरण के तौर पर अगर 8% मानूँ, तो उससे हुँ। पहले 16,729 रुपए की ईएमआई भरनी होती थी। जी। अगर अभी रेपो रेट की कटौती के पश्चात उसकी जो नई ईएमआई आएगी वो 16,112 हो जाएगी। इस 50 बेसिस हुँ, पॉइंट के कारण जो उसको हर महीने ₹617 का फ़र्क पड़ेगा, जो 20 हुँ। साल में इकट्ठा होके लगभग उसको ₹1,48,000 का बेनिफिट हो जाएगा। इन अच्छा। शॉर्ट अ, आरबीआई के इस 50 बेसिस पॉइंट की कटौती के दौरान उसको टोटल 20 वर्षों में लगभग ₹1.5 लाख का टोटल फ़ायदा हो जाएगा। जी। तो
फायदे की खबर है और जब भी आरबीआई रेपो रेट घटाती है तो ये ज़रूर फायदेमंद साबित हो सकता है। सर, अब लोन लेने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। क्या ये रेपो रेट है वो सभी तरीके की लोन पर लागू होता है या कोई चुनिंदा जो लोन्स होते हैं उन पर ही ये लागू होते हैं? क्योंकि अब होम लोन से लेके एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, बहुत सारे लोन, बिज़नेस लोन ली जाती है। तो क्या ये रेपो रेट है वो सारे लोन्स पे लागू होता है? जी, अभी फिलहाल आरबीआई ने जब से 2019 से रेपो रेट का जो बेंचमार्क इश्यू किया है, लगभग हुँ, उसके पश्चात की जो भी बड़ी-बड़ी जो टेन्योर की लोन होती है, जिसमें होम लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, मॉर्गेज लोन हो गया, इवन हुँ, टू सम एक्सटेंट जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस अवेलेबल होते हैं, जिसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और कैश क्रेडिट फैसिलिटी है, वो सब हुँ, फैसिलिटी भी बैंक रेपो रेट से लिंक ही दे रही है। तो हुँ, ऐसा नहीं है कि रेपो रेट बेंचमार्क को ही बैंक सब कुछ दे रही है, अभी भी बहुत सारी पुरानी लोन जो बैंक की बुक्स में अभी भी खड़ी है, लाइक जो हुँ, एमसीएलआर के ऊपर है या फिर बेस रेट के ऊपर है, कस्टमर के हुँ। पास हमेशा वो ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि वो अपनी लोन को रेपो रेट की तरफ स्विच करे। जी। इसका निर्णय मतलब बहुत सारे मापदंड के आधार पे लिया जाता है कि जो पुराना रेट चल रहा है उसके ऊपर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ रहा है। तो उस हुँ, अभी फिलहाल की स्थिति में जैसे अभी आपने देखा कि रेपो रेट अभी गवर्नमेंट ने 50 बेसिस पॉइंट कम करके अभी फिलहाल 5.5% हो गया है। जी। गवर्नमेंट ने एक चीज़ मॉनेटरी पॉलिसी में एक चीज़ और बोली कि अभी उनका जो आगे का जो रुख रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा। अभी तक हुँ, उन्होंने 3 मीटिंग में एक्कोमोडेटिव रुख रखा है जिसमें उन्होंने थोड़ा-थोड़ा रेपो रेट को कम किया है। बट हुँ, इसके हुँ, साथ ही उन्होंने ये भी बोल दिया है कि आने वाले क्वार्टर्स में अभी उनका जो रुख रहेगा एक्कोमोडेटिव की जगह पे न्यूट्रल रहेगा। मतलब अभी हुँ, आने वाले 1-2 क्वार्टर में संभावना बहुत कम है कि अभी रेपो रेट और कम हो। तो अच्छा। जो बोरोवर है उसको ये निर्णय लेना रहता है कि जो उसकी जो पहले हुँ, लोन चल रही है उसमें उसकी ईएमआई जो जा रही है, वो हुँ, बेनिफिट है या फिर उसको रेपो रेट में कन्वर्ट करवा देना चाहिए। ओके। अगर रेपो रेट में कन्वर्ट करवाने से उसका फ़ायदा होता है, तो निश्चित रूप से हर बैंक उसको ये सुविधा देती है। उसके लिए नॉमिनल हुँ, कोई प्रोसेसिंग फी चार्ज करते हैं, बट उसको हुँ, वो हुँ, सुविधा मिल जाती है। जी। तो अब जब आपने ये बात छेड़ ही दी तो मैं ये सवाल भी ज़रूर पूछ ही लेती हूँ कि रेपो रेट में कन्वर्ट करने से फ़ायदा है या फिक्स रेट पर ही लोन लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है? देखिए आपका क्वेश्चन वैलिड है बट थिंग इज़ दैट कि कई बार हमारे पास ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। जैसा कि अच्छा। अभी बात की कि होम लोन अगर हम लेने जाते हैं, आज हुँ, हम चाह के भी हम उसको फिक्स रेट के ऊपर होम लोन नहीं ले पाते हैं। बैंक अच्छा। यूजुअली जो भी बड़े टेन्योर की लोन होती है, उसको रेपो रेट लिंक से ही लोन देती है। हुँ, हुँ, बट हाँ, हुँ, हुँ, कुछ छोटी लोन भी होती है लाइक ऑटो लोन होती है जो 3 से 5 साल के पीरियड की रहती है, उसमें आपके पास ये हुँ, संभावना अवेलेबल रहती है कि आप उसको फिक्स रेट पे करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। बट हुँ, जहाँ तक बड़ी लोन है जो एज़ ए कंज्यूमर या जो ज़्यादातर जो लोग लेते हैं, जो पीएसएल सेगमेंट की, वो यूजुअली रेपो रेट से लिंक ही होती है। तो फिलहाल की हुँ, स्थिति में तो मैं यही बोल सकता हूँ कि भई फिक्स रेट में लोन लेना या फिर रेपो रेट में लेना, ये इस बात पे निर्भर करता है कि हुँ, आपका ऑब्लिगेशंस कितना है, आपका लोन का टेन्योर क्या है, क्या आपके पास जी। वास्तव में ये चॉइस अवेलेबल है या नहीं है। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल। सर, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार रेपो रेट घटा रहा है। क्या ये देश की महँगाई, देश की जीडीपी से भी कनेक्टेड रहता है? रेपो रेट में कटौती हो रही है, इसका मतलब हम क्या ये समझे कि देश की जो इकोनॉमी है वो अच्छा ग्रो कर रही है? जी, तो फिलहाल आरबीआई ने जो मॉनेटरी पॉलिसी इश्यू की, अगर आप उसको अगर थोड़ा देखते हैं तो उन्होंने 2-3 चीज़ों का इसमें उल्लेख किया है। एक तो हुँ, उन्होंने बोला कि जो महँगाई दर फिलहाल जो अभी सीपीआई इंडेक्स का है, उन्होंने 4% के आस-पास उसको मेंटेन करने की बात की है। हुँ, इसके साथ ही उन्होंने जो जीडीपी की ग्रोथ भी है, उन्होंने 7% का उन्होंने आकलन किया है कि आने वाले क्वार्टर्स में लगभग 7% के आस-पास वो मेंटेन रहेगी। फिलहाल हुँ, अंतर्राष्ट्रीय मंदी का माहौल देखते हुए फिलहाल ये स्थिति ग्रोथ के जो नंबर्स है, बहुत ही सैटिस्फैक्टरी और बहुत ही अच्छे नंबर्स है। तो जब हुँ, ये आरबीआई रेपो रेट को कम करती है, तो उसका इंटेंशन बहुत ही साफ है कि पब्लिक के हाथ में थोड़ा पैसा हाथ में रहे, ताकि हुँ, उसका कंजम्पशन स्किल बढ़े। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन को उससे मदद मिलेगी, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा, तो जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने में, जीडीपी ग्रोथ को मेंटेन करने में इसको बहुत मदद मिलती है। तो हुँ, फिलहाल आरबीआई जब भी रेपो रेट इस प्रकार की पॉलिसीज़ में जब आरबीआई रेपो रेट करती है, तो उसका सीधा महीने में यही अर्थ निकाला जाता है कि ह्यूमन कंजम्पशन को बढ़ावा दिया जा रहा है और हुँ। डोमेस्टिक लोगों की बचत बढ़े, इस संदर्भ में आरबीआई इस बारे में सोच रही है। जी, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार आम नागरिकों के हित में कदम उठा रहा है। एक आखिरी सवाल के साथ सर इस चर्चा को विराम देंगे और वो ये कि रेपो रेट लगातार घट रहा है और आप ये भी कह रहे हैं कि आने वाले वक़्त में हो सकता है रेपो रेट अब बढ़े। तो ऐसे में क्या ये सही वक़्त है लोन लेने का जिसको कोई भी होम लोन चाहिए या किसी भी तरीके का फाइनेंस चाहिए, तो लोन लेने के लिए क्या इसे सही समय माना जाए? देखिए अगेन बहुत ही बढ़िया सवाल है। लोन लेने हुँ, के लिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि जब इंटरेस्ट रेट की बात होती है, तो इंटरेस्ट रेट 2 चीज़ों से मिक्स करके बना होता है, एक रेपो रेट, हुँ, दूसरा स्प्रेड। हमें जी। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट का जब आकलन करना है, तो हमें ये देखना है कि स्प्रेड कितना चार्ज हो रहा है।
आपने जैसे उदाहरण के तौर पे बोला कि जब मेरा 8% का होम लोन रेट था, उस समय हुँ, रेपो रेट 6.5% थी या 6% थी, तो उसमें हुँ, बैंक जो स्प्रेड लगा रहा था 2% लगा रहा था। तो जी, 2% बहुत ही बढ़िया स्प्रेड है। इसमें हुँ, मतलब सबसे बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्प्रेड है। बट हुँ, अभी जैसे ही आपने बताया कि रेपो रेट कम हो गया, 5.5% हो गया, तो हुँ, बैंकों को इफेक्टिवली 7.5% के हिसाब से लोन देने चाहिए, ऐसी हमारी हुँ, मतलब अपेक्षा है। बट हुँ, वास्तविकता में होता अलग है। वास्तविकता में बैंक जो स्प्रेड है 2% को बढ़ा के 2.10 कर देती है या 2.15 कर लेती है। इससे हुँ, क्या हुँ, होता है कि जो एक्चुअली आरबीआई जो बेनिफिट बेनिफिट जो लोगों को पास ऑन करना चाह रही है, उसमें से हुँ, कुछ पोर्शन बैंक अपने यहाँ पे अपना मार्जिन बढ़ा के होल्ड कर लेती है। तो जी, अगेन जहाँ तक प्रश्न आपने पूछा कि अभी सही समय है कि होम लोन ले लेना चाहिए। देखिए होम लोन अभी भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का प्रोडक्ट है। गवर्नमेंट जो जिस रेट पे अभी होम लोन दे रही है वो किसी भी परिप्रेक्ष्य में वो अवेलेबल नहीं हो सकता है ये रेट में। तो होम हुँ, लोन हमेशा सस्ते ही रहेंगे। आरबीआई ने जी, सभी को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में पैसा देने के लिए सभी बैंकों को बाध्य किया है। तो हुँ, होम लोन हमेशा सस्ते ही रहेंगे। बट हाँ, हमें जब होम लोन लेना है तो हमें महत्वपूर्ण रूप से ये देखना है कि बैंक उसके ऊपर स्प्रेड कितना चार्ज कर रही है। वो हुँ, स्प्रेड हुँ, से ही हमारा आकलन होगा कि हमारा होम लोन सस्ता है या महँगा है। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा चूँकि अभी हमारा पूरा डिस्कशन लोन के बारे में ही हो रहा है। बट आप जी, उन लोगों के बारे में भी सोचिए जिनकी मुख्य इनकम आय का सोर्स एफडी इनकम है। हुँ, जब रेपो रेट कम होती है, तो हम ये बात तो करते हैं कि हमारे होम लोन के रेट कम हो गए। बट इसके हुँ, साथ-साथ एक ये भी डार्क एरिया है कि उसकी जो फिक्स्ड डिपॉज़िट्स है, जो सीनियर हुँ, सिटीज़न्स है या बहुत सारे लोग हैं, हुँ, जिनकी आय का मुख्य सोर्स एफडी की इंटरेस्ट इनकम है, उनकी जी। एफडी के भी इंटरेस्ट रेट कम होने की पूरी-पूरी संभावना है। तो अच्छा आने रेपो वाले रेट बढ़ता है तो फिक्स के इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। जी, जी। तो अच्छा, अल्टीमेटली जब बैंक कम रेट के ऊपर आगे लोन्स दे रहा है, तो उसको जो हुँ, डिपॉज़िट्स होते हैं, उनकी भी कॉस्टिंग आगे कम करनी रहती है। बैंक एक ओके, सामान्य रूप से अगर बैंक का बिज़नेस समझने का प्रयास करते हैं, तो बैंक का यही काम है, वो लोगों हुँ, से फिक्स्ड डिपॉज़िट्स में पैसे लेते हैं और वही हुँ, पैसे को आगे वो लोन्स एंड एडवांस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब हुँ, उनको लाके लोन्स और एडवांस में डिस्ट्रीब्यूट करते समय अगर लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देना है, कम कलेक्ट करना है, तो उन्हें अपना हुँ, कॉस्ट ऑफ फंड को भी कम करना रहेगा। कॉस्ट ऑफ फंड को हुँ, कम करने के लिए वे फिक्स्ड डिपॉज़िट्स और जो भी डिपॉज़िट्स के प्रोडक्ट हैं, उसमें भी हुँ, रेटों में वो कटौती करेंगे। तो जो जी, अगर हो सकता है कि आप भविष्य में अगर 2 या 4 दिन बाद अगर आप एफडी करवाने जाएँ, तो हो सकता है कि आपको जो एफडी का रेट है, 30 से हुँ, 40 बेसिस पॉइंट का आपको कटौती वहाँ पे देखने को मिले। हुँ। तो ये भी एक बात होती है रेपो रेट जब भी कम होते हैं हम ज़रूर खुश हो जाते हैं कि हमारी ईएमआई शायद कम हो जाएगी लोन जो है हमें सस्ते मिल सकेंगे लेकिन ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक्सपर्ट महावीर जी ने हमें बताया कि आपका जो फिक्स डिपॉजिट होता है उस पर भी आपका इंटरेस्ट रेट कम होता है तो ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है और इसी तरीके की जानकारी हम वीएनएम टीवी पर आपके लिए ऑथेंटिक जानकारी जो आपके मन में दुविधा होती है और इसके सवालों के जवाब आप नहीं ढूँढ पाते हैं, वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। महावीर जी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा जुड़ते ही रहना चाहिए क्योंकि ये सारी बातें बहुत सरल भाषा में आपको वीएनएम टीवी पर देखने और समझने मिलती है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या बार-बार आते हैं, फिर भी सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं अगर तो शेयर कर लीजिए क्योंकि लोन आजकल हर कोई भर रहा है, ऐसे में ये सारी जानकारियाँ उनके पास होनी ज़रूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफ़ोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को चौबीसों घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।